दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना पे आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय है देश रोजाना में प्राइम टाइम का, और प्राइम टाइम में जो खबरें होंगी जिन पर आपसे चर्चा करेंगे वो ये है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब हरियाणा के यमुनानगर से ये संकल्प लिया है, ये नारा दिया है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर भगवा लहराना है। कांग्रेस पार्टी के लोग, उसके एक नेता हैं, वो नेताजी जहां भी जाते हैं तो कहते हैं यहां नफरत की बाजार है, नफरत की बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां आपके हरियाणा में कहीं नफरत की बाजार है? और दूसरी खबर ये है कि आम आदमी पार्टी जो हमेशा बीजेपी से अलग दिखने की कोशिश करती है, अलग दिखती है, वो यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी के साथ है। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि तीसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव की तैयारी हो चुकी हैं उन सब के बीच में कांग्रेस ने देव साहब को मुख्यमंत्री बना करके कोशिश ये की है कि छत्तीसगढ़ दोबारा रिपीट कर लें। तो प्राइम टाइम में आपसे इन खबरों पर चर्चा करने से पहले उन सुर्खियों पर नज़र डाल दें जो आज विशेष हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो बारिश पड़ रही है, मौसम की बारिश, ये हिमाचल के पहाड़ों से लेकर मुंबई के समुंदर तक आफत खड़ी कर रही है। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से इस समय जलमग्न है। और दूसरा, आज देश भर में मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम समुदाय ने बकरीद का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया, मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। और तीसरा कि प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई और बैठक में सरकार और संगठन में फेरबदल पर मंथन हुआ। 4 जुलाई को अब सांसदों के साथ फिर बैठक होगी। और 2024 के रण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बिहार में अमित शाह, राजस्थान में जेपी नड्डा और हरियाणा में राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी। और पांचवा यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है, इस यूसीसी को मुस्लिम विरोधी एजेंडा बताया है। तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर कहीं सरकार के साथ खड़ी दिख रही है, भाजपा के साथ दिख रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं प्राइम टाइम की बातों पर, प्राइम टाइम की खबरों पर। और सबसे पहले बात अपने हरियाणा की। दोस्तों हरियाणा प्रदेश में 2024 के चुनावी समर के लिए रणभूमि तैयार है। सभी पार्टियां अपने अपने दांव पेच लगा रही हैं। इसी कड़ी में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो या और राजनीतिक लोग जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वे अपने सभी तरकश के तीर कमानों को साध चुके हैं। भाजपा के राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने सिरसा में रैली की थी। तो उसके बाद में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यमुनानगर की अनाज मंडी से गौरवशाली भारत में हुंकार भरी। उनके साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी थे, राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा भी थे, सूबे के गृह मंत्री अनिल विज भी थे और कई भाजपा के बड़े छोटे नेता मौजूद थे। और इस मौसम को देखते हुए, क्योंकि बारिश का मौसम है, वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया था, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। और राजनाथ सिंह ने जब अपनी रैली की शुरुआत की तो भारत माता के जयघोष के साथ अपनी चुनावी रैली का आगाज़ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आपको स्टाइल याद होगा रक्षा मंत्री जी का कि यूं स्टाइल जो देते हैं, वो कहा कि चुटकी बजाते ही जम्मू कश्मीर में हमने 370 को ख़त्म कर दिया और चुटकी बजाते ही कश्मीर वासियों को पूरे देश की तरह समान दर्जा दिलवा दिया। अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमने जनता से वादा किया था कि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर उसका सफाया करेंगे, तो ये भी हमने करके दिखाया, आतंकियों को सफाया किया। जनता से वादे बहुत सारे किए जाते थे, लेकिन अपने वादों को राजनीतिक पार्टियां पूरी नहीं करती थी, उसकी चिंता नहीं करती थी। हमने जो कहा सो किया। अनिल विज जी आपको याद दिला रहे थे धारा 370 की, जम्मू कश्मीर की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं 1951 उस समय
जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार जिस दिन बन जाएगी और हमको दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, तो धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है अन्य राज्यों की अपेक्षा, हम उस विशेष दर्जा को यानी धारा 370 को समाप्त कर देंगे। और जब जब चुनाव होता था तब तब हम अपने घोषणा पत्रों में उसे शामिल करते थे। लोग ये कहते थे कि ये जनसंघ वाले जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, जब चुनाव आता है तब इनको धारा 370 की याद आ जाती है। लेकिन बहनों भाइयों, हमको दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में वो बहुमत नहीं मिला था, इसलिए हम अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता अपने वचन के प्रति बनी हुई थी। आपने देखा कि वह क्षण आ गया जब संसद के दोनों सदनों में हमको लगा कि अब हमारा बहुमत है, तो बहनों भाइयों हमने क्षण भर की देर नहीं लगाई। धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, उसको चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया बहनों भाइयों। और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। जो भी कहा था, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम लोगों ने पूरा नहीं किया। राजनाथ सिंह ये भी बोले कि कांग्रेस पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसके चलते कांग्रेसी सेफ मोड में है, विपक्ष इकट्ठा होना चाह रहा है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कई मंत्रियों को वर्ष 2014 से पहले ही जेल की हवा खानी पड़ी थी, लेकिन आज ये सारा दोष मढ़ते हैं मोदी सरकार पर। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि 24 जनवरी के बाद आप रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे, यानी कि मंदिर भी बनाएंगे, और तारीख भी बता दी। जहां तक अपनी पुरानी विरासत पर गर्व करने की बात है, अपनी पुरानी विरासतें जो स्थान स्थान पर जो पड़ी हैं, उनको भव्य स्वरूप देने का काम भी यदि किसी सरकार ने इसे हिंदुस्तान में किया है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार ने किया। याद दिला रहे थे बीच जी राम मंदिर का। मुझे याद है 1984 में जब हम लोगों ने घोषणा पत्र अपना तैयार किया, तो उस घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार यदि बन जाएगी, बहुमत यदि हमको मिल गया, तो हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। 84 के बाद लगातार हर 5 साल पर जनता कहती थी, भाई आपने कहा था, कब करेंगे आप लोग? इसको घोषणा पत्र में कहना आप बंद कर दिए। लेकिन बहनों भाइयों, देखा आपने कि वह दिन आ गया। क्या आज आप जाकर अयोध्या की धरती पर देख सकते हैं, वहां पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है बहनों भाइयों। और 24 जनवरी के बाद जाकर अपना शीश झुकाकर आप रामलला का दर्शन कर सकते हैं। और इस रैली के अंदर जो विशेष बात थी, उस रैली में राजनाथ सिंह जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भगवा लहराएंगे। अब इस रैली का हरियाणा की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? ये रैलियां जो चल रही हैं, हरियाणा को कितना गौरवशाली करेंगी, गौरवशाली भारत रैलियां। लेकिन तैयारी पूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है दोस्तों, कि सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अब यूसीसी के मुद्दे पर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दल इस मौके को बनाने का मौका कोई नहीं छोड़ना चाहते, और इसके चलते ही हर राजनीतिक दल अपने फायदे की राजनीति करना चाह रहा है। आने वाले चुनाव को देखते हुए सभी अपनी राजनीतिक पिच तैयार करने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब देखना ही दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनावी समर में कौन किसके साथ खड़ा दिखता है, क्योंकि एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिसका नेतृत्व भाजपा कर रही है, और दूसरी तरफ महागठबंधन की तैयारी हो रही है, जिसकी पहली बैठक में हालांकि आम आदमी पार्टी शामिल हुई थी, लेकिन जो अंदाजे बयां हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं का, वो कुछ अलग इशारा करता है। संभवतः एक तीसरी शक्ति बनकर के कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे सकता है आने वाले चुनाव में भी। बात यूँ कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी अब यूसीसी को समर्थन करने की बात कही है। आपने पहले भी सुना होगा कि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम सरकार के साथ हैं, लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि पहले सभी दस्तावेज देखेंगे। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी
होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यह मुद्दा ऐसा है जिसमें कि सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए इस पर, यह हमारा मानना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर अगर बीजेपी के साथ है तो क्या हिंदू वोट बैंक को वो पूरी तरह से साधना चाह रही है या बीजेपी का नुकसान करना चाह रही है, बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसके इतर अगर आम आदमी पार्टी का स्टैंड यूसीसी पर इसी प्रकार का है तो क्या कांग्रेस भी कोई मौका ढूंढ रही है? क्योंकि कांग्रेस की नज़र दिल्ली के अल्पसंख्यक वोटर्स पर है। कांग्रेस उन राज्यों में अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की तैयारी कर रही है जहां की आम आदमी पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों ने उसकी ज़मीन खींच ली थी। साल 2020 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बहुल्य सीटों पर जीत दर्ज की थी। लगभग 69% मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को अपना वोट दिया था। लगभग 15% वोटर ऐसे थे, मॉडर्न वोटर, जिन्होंने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। और अगर आम आदमी पार्टी ऐसे में यूसीसी पर यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी का समर्थन करती है तो क्या कांग्रेस पार्टी एक बार इस उम्मीद से फिर नहीं उतरेगी कि दिल्ली के अंदर उसे अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिले? क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने सीएए और एनआरसी का भी समर्थन किया था। वहीं जम्मू कश्मीर में 370 को निरस्त करने का भी आपने समर्थन किया था। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझना भी इतना आसान नहीं है। वैसे ये पॉलिटिक्स है, इसे समझना इतना आसान होता भी नहीं है। और अब कांग्रेस की बात ही कर लें, जिसने डैमेज कंट्रोल करने के लिए चुनाव आने से पहले छत्तीसगढ़ में एक दाव खेल दिया है। छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बना दिया है। राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं टीएस देव, छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर नेता हैं टीएस देव, सबसे अमीर विधायक हैं। जो देव साहब की छवि है वो सरगुजा संभाग में बहुत मजबूत मानी जाती है। और टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम की कुर्सी इस समय क्यों दी गई, तो आइए उसको भी जानने की कोशिश करते हैं कि अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव विधायक हैं और उनको कांग्रेस के प्रमुख नेता के तौर पर माना जाता है। टीएस सिंहदेव सरगुजा राजधानी के वंशज हैं और उनके जो वंश की सरगुजा संभाग में लगभग 14 सीटों पर असर माना जाता है। इतनी सीटें वो हेरफेर कर सकते हैं और इस संभाग को छत्तीसगढ़ राज्य की सत्ता की चाबी माना जाता है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन सब सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम की कुर्सी देकर के कांग्रेस पार्टी ने अपना तुरुप का पत्ता चला है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2021 में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच मतभेद की खबरें बहुत चली थी और उस समय माना जा रहा था कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी इन दोनों के बीच में बांटी जाएगी। यानी कि 2.5 साल के लिए दोनों को मुख्यमंत्री रखने की फार्मूले की चर्चा चली थी, लेकिन इस बात पर कोई बात नहीं बनी। तो अब आला कमान ने इस पर कोई बड़ा एक्शन भी नहीं लिया और इसी नाराज़गी के चलते टीएस सिंहदेव 2022 के जो जुलाई में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय का उनका डिपार्टमेंट था, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अब चुनाव के आते आते कांग्रेस आला कमान को देव साहब की याद दोबारा आ गई और कांग्रेस को ये भी याद आ गया कि चलो उन्हें सीएम नहीं बना पाए तो कम से कम डिप्टी सीएम बना दें। और डिप्टी सीएम देव साहब को बनाया गया। वे लगातार 3 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर जो मतभेद चल रहे थे, मान लिया जाए कि उसको भी दूर करने की कोशिश की है। हालांकि यह फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया तो देर से है, हो सकता है इस फैसले का प्रतिकूल प्रभाव भी पड़े, लेकिन देव साहब बड़े खुश हैं। कांग्रेस का ये फैसला कितना सफल होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन आजकल कांग्रेस के युवराज यानी कि राहुल गांधी बड़े एक्टिव हैं। कभी ट्रक पर चलते हैं तो अब उन्होंने मैकेनिक की दुकान पर जाकर मोटरसाइकिल ठीक करना सीखा है। और दोस्तों ये ठीक ही है ना, राजनेता हैं तो राजनीति करेंगे, और ये तो बखूबी जानते हैं। और इसके बीच बीच अब उन्हें मणिपुर भी याद आ रहा है, जो मणिपुर लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय से हिंसा में जल रहा है। राहुल गांधी 29 और 30 जून को मणिपुर जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 मई के बाद से मणिपुर में लगातार जातीय संघर्ष जारी है।
और इसके बाद से किसी भी कांग्रेसी नेता ने वहाँ कोई यात्रा नहीं की थी। पिछले दिनों सोनिया गांधी का मैसेज आया था, सोनिया गांधी का बयान आया था, और उसके बाद अब राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा हो रही है। राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा से पहले ही वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है, और आजकल वार पलटवार करने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है वो ट्विटर है। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, वहाँ शांति की ज़रूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि नफ़रत को छोड़कर वहाँ पर प्यार बढ़ाएं। यानी कि मोहब्बत की दुकान खोलने राहुल जी मणिपुर जा रहे हैं। तो वहीं पूर्वोत्तर में कांग्रेस के प्रभारी अजय कुमार ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार अब वहाँ पर ट्रिपल प्रॉब्लम की सरकार बन गई है। अजय कुमार कहते हैं कि सरकार शांति व्यवस्था को बहाल करने में फेल रही है, और राहुल गांधी तो हमेशा से ही मणिपुर की समस्या पर बात करते रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस राज्य में अब स्थिति संभल नहीं पा रही है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कर चुकी है। राहुल गांधी इन 2 दिनों में उन राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे, उनके घरों में भी जाएंगे जिनके घर जला दिए गए, उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि आज उनके काफिले को पुलिस ने विष्णुपुर जिले में रोका था, क्योंकि पुलिस का कहना है कि आगे माहौल ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये राजनीति के रंग हैं। हर आदमी राजनीति में अपने हिसाब से, अपनी सियासत के हिसाब से अपनी गोटियां फिट करना चाह रहा है। तो राजनीति के रंग तो आपने देख लिए, लेकिन एक लाल रंग ऐसा है जो इस समय रसोई को ख़राब कर रहा है। वो लाल रंग है टमाटर का, और टमाटर की आसमान छूती कीमतों ने सभी को पसीना लेना शुरू कर दिया है। 1 महीने के अंदर अंदर टमाटर की कीमतें लगभग 20 से 50% तक बढ़ी हैं। पिछले दिनों टमाटर 720 रुपये प्रति क्विंटल था थोक मार्केट में, और अब उसकी कीमत थोक मार्केट में भी 8,000 रुपये क्विंटल तक भी सुनाई दे रही है। यानी कि लगभग 50 गुना तक रेट बढ़े हैं। देश के कई शहरों में टमाटर 100 रुपये किलो तक भी बिक रहा है, और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ तो टमाटर का भाव 100 से बढ़कर 120 और 125 तक भी है। बीते कुछ समय में बेमौसम बारिश के चलते टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुँचा है। कई राज्यों में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, इसी के चलते प्रोडक्शन में गिरावट दर्ज की गई, और फिर बिपरजॉय तूफान का असर टमाटर के उत्पादन पर भी पड़ा। ये साल बुआई कम होने से उत्पादन में कमी आई, और इसी के चलते कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो लगता है कि अगले कुछ दिनों तक टमाटर हमें और लाल करेगा, क्योंकि जब रसोई महंगी होगी तो श्रीमती जी श्रीमान जी से कहेंगे तो गुस्सा दोनों का भड़केगा। यानी कि जितना लाल टमाटर है उतने लाल लोग भी होंगे। तो ये कुछ खबरें थी प्राइम टाइम में जिस पर हमने आपसे चर्चा की। आपसे फिर मिलेंगे कल उन खबरों के साथ जो आपसे सरोकार रखती हैं, उन मुद्दों के साथ जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।